वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। श्रम विभाजन के बाद अब मैं आपको भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज इसका प्रतिपाद्य और सारांश पढ़ाऊंगी। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्यता होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। तो सारांश स्वरूप अब मैं बताऊंगी कि लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावी प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। एक स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा। दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा नंबर 2, सामाजिक उत्तराधिकार नंबर 3, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, तो ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है। सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सब व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व क्षेत्रीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो आपने देखा कि जिस तरह से आप लोग निबंध लिखते हो कि मेरी कल्पना का भारत या मेरी कल्पना का एक क्या कहते हैं विद्यालय, या यदि मैं प्रिंसिपल होता, तो इसमें हम अपने मन की डिज़ायर्स रखते हैं, अपने मन की इच्छाएं हम रखा करते हैं। तो यहाँ उन्होंने अपनी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में रखा है कि एक आदर्श आइडियल समाज जो होता है वो कैसा होना चाहिए। अगर हम अपनी कल्पना से, इमेजिनेशन से समाज का निर्माण करें, एक आइडियल समाज को, सोसाइटी को बनाएं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है, वंश वगैरह से या एफर्ट से फिजिकली भी हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। देखो, हाथ में भी 5 उंगलियां होती हैं, तो वो सब बराबर नहीं होती, पर अब सब मिलाकर के ही तो एक मुट्ठी बनती है, एक हाथ बनता है।
अगर आप कह दो कि जो सबसे छोटी कनिष्ठ का उंगली होती है, ये तो फिर हाथ में इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, या अंगूठे का वैल्यू नहीं है, या उंगलियों का वैल्यू नहीं है, तो बात बेकार की हो जाएगी ना। हमें अपने पूरा क्या कहते हैं हाथ को मिला करके एक हाथ माना जाना चाहिए, और उसकी पूरी उपयोगिता इसी बात पर निर्भर है कि उसमें छोटी बड़ी हर तरीके की उंगलियां हैं। इसी प्रकार समाज में भी, क्योंकि वंश और जाति हमारे अपने हाथ में नहीं होती, किस व्यक्ति का जन्म किस परिवार से है तो इसमें उसके कोई वश की बात नहीं है, या फिजिकली वो व्यक्ति कितना सक्षम है किसी भी काम को। अब कितनी बार आपने देखा होगा कि समाज में विकलांग लोग भी होते हैं, तो अब खाली मान लीजिए किसी का एक पाँव नहीं है या किसी का एक हाथ नहीं है, उस हिसाब से हम उसे नीची दृष्टि से देखें, या किसी का वर्ग नीचा है या किसी की जाति बहुत ऊंची नहीं है, सवर्ण नहीं है वो, तो उसे हम नीची दृष्टि से देखें या समाज में असमानता का व्यवहार करें, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। समाज में एक रास्ता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, और समाज का जो एक आदर्श स्वरूप है वो यही है कि वहाँ पर सब व्यक्तियों को सब प्रकार के कार्यों का अवसर प्रदान किया जाए। मैंने जैसे इससे पीछे वाले भी उसमें श्रम विभाजन में भी यही बताया था कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का अगर जो पारिवारिक पेशा है, अगर वो उससे हट करके कुछ करना चाहता है तो उसे अवसर ही ना दिए जाएं, या वो उसके प्रयासों को एकदम से नकार दिया जाए। वो सब चीज़ें एक आइडियल समाज में तो नहीं हो सकती। तो जो भी लेखक का काल्पनिक समाज है, जो उसने अपने मन में एक आदर्श समाज की स्थापना कर रखी है, उसके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सारे उसके बिंदु हैं, वो आपको इस पार्ट में बताए गए हैं। तो आप इसको एक बार पढ़िएगा और उसको दोबारा से इसके प्रश्न उत्तर वगैरह जो हम भेजेंगे उनको करके इसका अभ्यास करना।